कमान हादी। और तेज। आरजू ने तेज तेज सदाएं लगाएं। नहीं, आज तो जनीर ही जीतेगा। कमान जनीर, तुम ये कर सकते हो। महक ने जवाबी वार किया। और ये साला तो पक्का हारेगा हमेशा की तरह। हया ने सुहेल को देखकर टोनट किया। तीनों फुल स्पीड में बाइक चलाकर रेस लगा रहे थे और ये तीनों लड़कियां दूर खड़ी उनकी हिम्मत बढ़ाने में भरपूर किरदार अदा कर रही थीं। रेस खत्म हुई तो इनके नारे भी मध्यम हो गए क्योंकि जीतने वाला हादी था। बेटा, अपनी टक्कर के बंदे से मुकाबला लगाया कर। मुझसे तो हमेशा हारेगा ही तू। बाइक पर से टांग घुमाकर नीचे उतरते हुए उसने हेलमेट उतारकर कहा। अलिफ बे, ये जा, इतना बड़ा भी हीरो नहीं है कोई तू। एक दिन देखना, तुझे हरा कर ही रहूंगा। जनीर ने बाइक को अस्टीनट पर खड़ा किया। और मुझ जैसा गरीब हमेशा खुद ही हारेगा। सुहेल करीब आकर बोला, अच्छा अच्छा बस भी करो अब। तुम लोग ज्यादा मत लड़ो। आरजू आगे बढ़ी। यार लेकिन टरेट तो देनी बनती है ना। महक ने आंख मारी। भाड़ में गई टरेट। अब उससे पहले कि हम सबकी हॉस्टल वार्डन से बहुत ज्यादा बेइज्जत हो जाए, बेहतर है कि हम लोग पहले ही वापस चले जाएं। हया ने आगाह किया। अरे जा यार, उस चमचे से कौन डरता है। हादी ने अपनी जैकेट सीधी की। हाँ भाई, तुम तो किसी से भी नहीं डरते। आरजू गोया हुई। ऑफ कोरस। उसने अपने बालों में हाथ फेरा। इन सब को छोड़ो जनीर यार, तुम ही कुछ समझाओ उनको। अगर किसी को पता चल गया ना कि हम लोग आधी रात को हॉस्टल बंद करके बाहर निकले हैं और वो भी बाइक रेसिंग के लिए, तो हम सबके साथ बहुत बुरा होने वाला है। पहले बता रही हूं मैं। हया ने फिर से अपना खदशा जाहिर किया। ओके दोस्तों, चलते हैं। जनीर ने सबको इशारा किया। हम सुहेल बोला। तीनों फिर से अपनी अपनी बाइक पर सवार हो गए। हादी के पीछे आरजू, सुहेल के पीछे हया और जनीर के पीछे महक ने सीट संभाली। बर्क रफ्तारी से बाइक चलाते हुए हादी ने जानबूझकर अचानक ब्रेक लगा दी, जिससे आरजू ने झटके से उसे कमर से पकड़ा। तमाशे मत करो, अभी गिर जाती मैं। वो गुस्से से बोली। ओके ओके। इसने हंसकर दोबारा बाइक स्टार्ट की। आरजू मलिक अपनी मां की इकलौती बेटी, जिसके वालिद का 2 साल पहले इंतकाल हो चुका था। उसकी मां एक बहुत ही मशहूर बिजनेस वूमन थी। आरजू की गहरे सियाह बाल जो नाफ से जरा ऊपर होते थे। इसकी आंखें इंतहाई सियाह और चकमदार होने के साथ साथ काफी बड़ी भी थीं। मुनासिब तीखा नाक और छोटे छोटे होंठ थे। इसके सफ़ेद सुर्खी माइल रुखसारों के दोनों साइड पर पड़ते गले इसकी मुस्कुराहट को मजीद चार चांद लगा देते थे। इंतहाई बातूनी होने के साथ वो कदरे लड़ाका भी थी। मीर अब्दुल हादी भी अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। उसका बाप एक सियासतदान था। कद लंबा, मुनासिब जसामत और रंग गोरा होने के अलावा बहुत ही हल्की दाढ़ी इसकी खूबसूरती में मजीद इजाफा कर देती थी। सियाह सिल्की बाल जिन्हें वो हमेशा साइड से ऊपर की जानिब कनेगी करता था, इसके चलते हुए वो आमिल लहराते थे। ज़हीन और पर कशिश होने के बावजूद वो इंतहाई संजीदा मिजाज इंसान था। महक नूर की एक बहन भी थी जो सकीनत एयर की तालिबा थी। इसके माँ बाप दोनों हयात थे और बाप बिजनेसमैन था। मौजू कद, हल्की भूरी आंखें, गोल नाक, मुनासिब होंठ और कंधों तक आते डाई किए हुए पूरे बाल थे। शरारती होने के साथ वो थोड़ी बचगाना भी थी। जनीर गांव के एक पंचायती का बेटा था। इसकी एक बहन जो कि बैरून मुल्क में स्टडी की गर्ज से गई हुई थी। इसके अलावा एक छोटा भाई जो 9वीं क्लास का तालिब इल्म था। दरमियाना कद, हल्की मूंछें और हल्के बाल जिन्हें हमेशा वो बना मांग निकाले ऊपर करके रखता था। शरीर और फ्लर्टी होने के अलावा वो हमेशा हादी को हराने की कोशिश में लगा रहता था। हया सिकंदर 3 भाइयों की इकलौती बहन थी। उसके माँ बाप दोनों का इंतकाल हो चुका था और परवरिश दादी ने की। 2 भाई बैरून मुल्क काम करते थे और एक भाई हर वक्त दोस्तों के साथ पार्टीज एंजॉय करता। इंतहाई लंबा कद और काफी लंबे घुंघराले सरमई बाल, छोटी आंखें और रंग मुनासिब था। पढ़ाकू होने के साथ वो बेहद सुलझी हुई भी थी। सुहेल सरफराज की एक बहन जिसकी शादी हो चुकी थी। उसके वालिद आर्मी में मेजर की पोस्ट पर थे। मौजू कद और वजूद इंतहाई सेहतमंद था। सब प्यार से उसे से मोटा कहकर बुलाते थे। नकमा और भोला होने के अलावा वो बेहद ठरकी और डरपोक भी था। अरे ये देख यार, इमाजून जंगल के बारे में एक नया इंकिशाफ हुआ है। क्लास खत्म होने के बाद जनीर ने लैपटॉप उठाकर हादी की तरफ घुमाया। किया, हाँ वहाँ पर कुछ ऐसे कबीले भी सर्च किए गए हैं जो आदमखोर हैं। और इसके अलावा वहाँ के लोग जंगलात को काटकर उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। अगर उनका कटाव ऐसे ही जारी रहा तो बहुत जल्द ये जंगल ख़त्म हो जाएगा और ज़मीन पर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से हलाकतें भी हो सकती हैं। ओह, तो इसका मतलब ये तो बहुत डेंजरस होने वाला है। आरजू ने तजस्सुस से कहा। हाँ ऐसा ही है कुछ, लेकिन यार हमें इन्हें रोकने के लिए कुछ करना चाहिए।
हया ने टांग उड़ाई। हाँ जरूर करना चाहिए। महक ने अपनी राय जाहिर की। 1 मिनट दोस्तों, हम यहाँ पर किस फील्ड में पढ़ते हैं? हादी ने करीब होकर पूछा। रिसर्च मेथडोलॉजी, जनीर बोला। तो फिर क्या फ़ायदा हमारी ऐसी पढ़ाई का जब हम लोग कुछ नया रिसर्च ही ना कर सकें? दोस्तों, हमारे पास एक बेहतरीन मौका है। हम इस दुनिया में अपना नाम बना सकते हैं और जो लोग वहाँ पर ये दरख्त काट रहे हैं उनके खिलाफ जंग कर सकते हैं। लेकिन हादी, हम सिर्फ 6 लोग हैं और हम इतने लोगों से जंग कैसे कर सकते हैं? सुहेल ने कंधे अचकाए। बात यह नहीं है कि हम कितने लोग हैं, बात यह है कि हम में दम कितना है। सिर्फ एक इंसान अगर पूरा पाकिस्तान बना सकता है तो फिर हम तो फिर भी 6 लोग हैं। हम क्या नहीं कर सकते? लेकिन हादी, ये बहुत बड़ा रिस्क है। महक बोली। इस जिंदगी का मजा जिसमें हम रसक लेना ही ना सीख सकें, ये चीज मेरे अजीज, जनीर ने अनगूठा दिखाया। और वैसे भी दोस्तों, एक दिन तो हम सबने मरना ही है, तो क्यों ना कुछ ऐसा करके मरें कि हमारे बाद हमें ये दुनिया याद रखे। हम सही कह रहे हो, लेकिन को छोड़ो, वैसे भी मीर हादी के लिए कोई भी काम कभी नामुमकिन नहीं होता। हाँ हाँ बिल्कुल पता है। अब ज्यादा शोखियां मत मार, जनीर ने चिड़चिड़ापन जाहिर किया। चलो फिर आज घर जाकर सोच लो सब अच्छे से और फिर कल आकर मुझे अपना फैसला बताना। ओके मसर मीर अब्दुल हादी साहब, आरजू ने कमर पर दोनों हाथ रखकर कहा। यस मास आरजू मलिक। अगली सुबह छुट्टी के वक्त इसने सबको कैफेटेरिया में पहुंचाने का कहा और सबने एक टेबल पर विराजमान होकर दरमियान में लैपटॉप रखा। हाँ तो बताओ दोस्तों, क्या फैसला किया फिर तुम सबने? यार घर से परमिशन नहीं मिलेगी मुझे, आरजू अफसुर्दगी से बोली। मुझे भी, महक ने हामी भरी। और मुझे भी, हया बोली। ओहू परमिशन किसको मिलेगी? घर वाले तो कभी भी इजाजत नहीं देंगे इतनी दूर जाने की। हादी ने इंकिशाफ किया। तो फिर कैसे जाएंगे? सुहेल ने सवाल किया। घर वालों को बना बताए। यार तुम्हारा दिमाग सीट है, हमारे घर वाले कितना परेशान हो जाएंगे, हम इन्हें बना बताएं कैसे जा सकते हैं? आरजू झट से बोली। ओ हेलो मैडम, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है और मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। जे नहीं है तुम्हारा दिमाग ठीक, इनफैक्ट तुम्हारे पास दिमाग है ही नहीं। अगर होता तो तुम ऐसी बेवकूफ़ाना बात मत करते। अच्छा तो फिर तुम चला चलो अपना मानर। वो सीने पर हाथ बांध कर जानचती नजरों से उसे देखने लगा। बाई द वे, मैंने कभी दिमाग को चलते हुए नहीं देखा, लेकिन मेरे ख्याल से तुम्हारा चलता ही है, काम नहीं करता। अरे यार बस करो तुम लोग, क्या हर वक्त मुर्गुन टाइप लड़ाई करते रहते हो? जनीर चिढ़कर बोला। यार ये सवाल ही ऐसे करती है कि मेरा दिमाग वैसे ही घूम जाता है। तुम्हारे पास दिमाग है ही कब? आरजू ने फिर जवाबी वार किया। जनीर इसको चुप करवा ले, इससे पहले कि मैं यहाँ से उठकर चला जाऊं। ओ चुप कर भई, जनीर ने आरजू से कहा। तुम होते कौन हो मुझे चुप करवाने वाले? और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे कहने से मैं चुप कर जाऊंगी? हाउ यू थिंक दैट? जनीर सर पकड़कर मुसलने लगा। यार प्लीज आरजू, बात करने दो उसे, क्या कह रहा था वो सुन तो लो इसकी एक बार। क्या तुम शुरू ही हो जाती हो? महक ने समझाना चाहा। हाँ भाई, सबको मैं ही गलत नजर आती हूँ। मीर हादी साहब तो किसी को गलत नजर आते ही नहीं। उफ़, महक ने भी अपना सर पकड़ लिया। हया और सुहेल ने कहकहा बुलंद किया। अच्छा छोड़ो यार, तो बता तो क्या कह रहा था? जनीर ने हादी को देखा। हम तो मैं ये कह रहा था कि हमें अपने घर वालों को एक छोटा सा झूठ बोलना होगा। कैसा झूठ? आरजू फिर झट से बोली। यार या तो उसे चुप करवा लो या फिर मैं उठकर चला जाता हूँ। मेरी अभी बात मुकम्मल भी नहीं हुई होती कि ये मोहतरमा पहले बीच में टांग उड़ा लेती है। हादी गुस्से से बोला। तो तुम ही उठकर चले जाओ, मैं तो कहीं नहीं जाने वाली। देखो प्लीज आरजू, अब कोई सवाल मत करना जब तक उसकी बात मुकम्मल नहीं हो जाती, ओके? हया ने उसे प्यार से बहलाने की कोशिश की। यहाँ तो सब मुझे ही बलीन करते हैं। ठीक है भाई बोलो, क्या कह रहे थे तुम? नहीं बोलूंगी मैं अब कुछ भी। शकर। महक ने ठंडी सांस ली तो आरजू ने तीखी नजरों से उसे घोरा। हाँ तो अब सब मेरी बात ध्यान से सुनो। हम में से कोई भी अपने घर वालों को ये नहीं बताएगा कि हम जनूबी अमेरिका जा रहे हैं, वो भी अमेज़न जंगल में। क्योंकि ऐसे तो हम में से किसी को भी परमिशन नहीं मिलने वाली, इसलिए हम सब अपने घर जाकर ये बोलेंगे कि हम फ्रेंड्स ने मिलकर एक ट्रिप प्लान किया है और हमारा ट्रिप नॉर्थन एरियाज की तरफ जाएगा, यानी हमारे मुल्क पाकिस्तान में ही। हम उनसे तकरीबन 3 हफ्तों का वक्त लेंगे।
और इन 3 हफ्तों में हमें अपने मिशन को पूरा करके वापस आना होगा। हम लोगों के पास पासपोर्ट नहीं होंगे, क्योंकि अगर हम लोग पासपोर्ट बनवाते हैं तो हमें कभी भी जनूबी अमेरिका जाने का इजीली पासपोर्ट नहीं मिलेगा, और अमेज़न जंगल तक रसाई का तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए हमें गैर कानूनी तरीके से जाना होगा यार, लेकिन इस तरह तो हम सब पकड़े जाएंगे, और एक बार पकड़े गए तो सारी जिंदगी जेल में चुकी पैसनी पड़ेगी, और हो सकता है कि दुश्मन लोग हमें जान से ही मार दें। जनीर ने घबरा कर पूछा, उसका भी इंतजाम कर लेंगे, क्योंकि जब हम लोग लाइव आएंगे तो फिर हमें पकड़ने की जरूरत किसी की भी नहीं होगी। क्या मतलब? हया बोली, मतलब ये कि हमारे पास कैमरास होंगे जिनके जरिए दुनिया हमें लाइव देख सकेगी, और सब लोगों को पता चलेगा कि हम इन जंगलात की हिफाजत के लिए कुछ कर रहे हैं। सब हमें लाइक और फॉलो करेंगे, करोड़ों लोग हमारे साथ खड़े होंगे, तो फिर कोई भी हमें किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं कर सकेगा। वाओ ग्रेट प्लान, आरजू ने ताली बजाकर कहा। ये तनज़ कर रही हो या वाकई सच्ची तारीफ? सचमुच में तारीफ कर रही हूँ तुम्हारी हादी। चलो शक्र है मास, आरजू मुल्क ने भी हमारी कभी तारीफ की। हम तो फिर ठीक है, बनाते हैं प्लान। बताओ किस दिन जाएंगे? महक ने पूछा। जाना इतना भी आसान नहीं है महक, हमें पूरी प्लानिंग करनी होगी। इसके अलावा हमारे पास कुछ हथियार होने चाहिए अपनी हिफाजत के लिए, कुछ ज़रूरी सामान, और इसके साथ साथ वहाँ के बारे में पूरी मालूमात भी, ताकि हमें किसी भी किस्म की बड़ी परेशानी का सामना न करना पड़े। तो फिर कहाँ से मिलेंगे हमें सब हथियार? सुहेल ने तजस्सुस किया। हथियारों का बंदोबस्त मैं कर लूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। जनीर ने कहा, लेकिन कैसे? देख यार, हादी मेरा एक बहुत पुराना दोस्त है जो असलहे का पूरा कारोबार करता है, यानी इसकी स्मगलिंग वगैरह। ठीक है ना, जायज़ तरीका है, लेकिन मेरे लिए इतना अरेंज तो कर ही देगा वो। गुड, हाँ, और खाने पीने का बंदोबस्त मैं कर लूंगा। सुहेल ने हाथ खड़ा किया। जाहिर है अब मोटा तो अपने पीठ का ही सबसे पहले सोचेगा। महक हंसकर बोली तो सुहेल ने उसे घोरा। टॉनट मत करो महक, वो सिर्फ हमारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। हादी का लहजा संजीदा था। अच्छा ठीक है, कुछ नहीं कहती मैं। ओके, और रही इन्फॉर्मेशन तो वो मैं खुद देखूंगा, लेकिन मेन चीजें तुम लोगों को भी पता होनी चाहिए। मतलब कौन सी? जनीर बोला, यानी ये कि अमेज़न दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा जंगल है। यहाँ पर ऐसी ऐसी मखलूक़ात पाई जाती हैं जिनका इंसान कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये जंगल इतना बड़ा है कि अगर पाकिस्तान को 7 से मल्टीप्लाई किया जाए तब जाकर अमेज़न जंगल का कुल रकबा बनता है। ये तकरीबन 55 मिलियन साल पुराना जंगल है। वैसे तो इस जंगल में बहुत सी नदियां बहती हैं, लेकिन एक नदी ऐसी है कि जिसका टेम्परेचर तकरीबन 93 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसमें अगर कोई जानवर गिर जाए तो वो कभी भी जिंदा नहीं बच सकता। आप इजीली अंडा उबाल सकते हैं इसमें। सब टिकटिकी बांधकर इसकी बातों को पूरे गौर से सुन रहे थे। एक रिसर्च के मुताबिक पिछली 2 दहाइयों में यहाँ पर तकरीबन 2000 स्पीशीज जानवर और हशरात रेस्क्यू किए गए हैं। 1500 नए अजीब वाओ गरीब परिंदे। यहाँ पर कुछ मकड़ियाँ इतनी बड़ी हैं कि वो किसी भी परिंदे का आसानी से शिकार कर सकती हैं। यहाँ पर तकरीबन 3000 कस्म की मुख्तलिफ मकड़ियाँ पाई जाती हैं, जो इंतहाई जहरीली भी हैं, और 20 मुख्तलिफ कस्म के मेंढक पाए जाते हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं कि अगर वो एक बार दूर से अपना जहर फेंक दें तो 10 आदमियों को झट से मौत के घाट उतार सकते हैं। ना बाबा ना, मैं तो नहीं जाऊंगा इतने खतरनाक जंगल में। वहां से तो हमारी लाशें ही वापस आएंगी। सुहेल के सुनकर ही पसीने छूटने लगे। देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। लाइफ में रसक लेना नहीं सीखोगे तो कामयाबी कैसे हासिल करोगे? यार हादी, में तेरे जितना बहादुर नहीं हूं। मेरा तो फिर किसी एक मेंढक को देखकर ही पेशाब निकल जाएगा। सब जोर से हंसे। ओए यार, बरेव बनना सीख। जनीर बोला, नहीं होता मुझसे। तो इसका मतलब है तू हम सब दोस्तों का साथ छोड़ देगा? हादी ने सवाल किया। नहीं यार, साथ नहीं छोड़ रहा, लेकिन खुद को क्यों मौत के मुंह में डाल रहे हो तुम सब? ये बात तो सही कर रहा है वैसे हादी। इतने खतरनाक जंगल में तो हम में से किसी का बचकर वापस आना नामुमकिन ही लगता है। आरजू ने बुझे अंदाज में कहा, देखो बैठकर सोच लो अच्छे से। इसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन मजीद रहती है, वो भी मैं बता देता हूँ, और मुझे कल तक अपना फाइनल फैसला बता देना तुम सब। ठीक है। सबसे अहम चीज़, यहाँ पर ऐसी छोटी छोटी चिमटियाँ पाई जाती हैं जिनके एक बार काटने से ऐसे महसूस होता है जैसे हमें गोली लग गई हो। इसका जहर इतना खतरनाक होता है कि एक अच्छे खासे सेहतमंद इंसान को सिर्फ चंद मिनटों में ही मौत के हवाले कर देती है। इस चिमटी को बुलेट एंट के नाम से जाना जाता है। और कुछ ऐसे खतरनाक चमगादड़ मौजूद हैं जो किसी भी जानदार के जिस्म में चंद मिनटों में ही पूरा सुराख कर देते हैं और इसे खबर तक नहीं होती।
कुछ दरख्त इतने घने हैं कि उनके नीचे हमेशा अंधेरा रहता है। सूरज की रोशनी नीचे ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती, और अगर बारिश हो जाए तो बारिश के कतरों को नीचे ज़मीन तक पहुंचने में 15 मिनट लगते हैं। और तकरीबन 400 कबाइल इस जंगल में आबाद हैं जो बाहर की दुनिया से बिल्कुल कट कर रहते हैं। ओ प्लीज़, बस करो यार, मेरे तो अभी से ही पसीने छूट रहे हैं। हया ने मदाखलत की। बस जो अहम बातें हैं वो मैंने तुम लोगों को बता दी हैं। अब आगे कल मुझे सब अपना फाइनल फैसला सोच कर बता देना, फिर हम डिसाइड कर लेंगे। ओके। गुड इवनिंग मामा। घर में कदम रखते ही वो सबसे पहले माहीन बेगम से मुतवज्जह हुआ। गुड इवनिंग। माशाअल्लाह, इतने दिनों बाद मेरा बेटा आ गया है घर। माँ ने आगे बढ़कर माथा चूमा। जी मामा, आप शुक्र करें कि हफ्ते बाद वापस आ जाता हूँ, लेकिन अभी कुछ दिनों के लिए मुझे बाहर जाना है, फिर तकरीबन 1 महीने तक घर नहीं आ पाऊंगा। ओहो, अब कहाँ जाना है तुमने? कमाल करती हो तुम माहीन। बेटा अभी घर में आया नहीं और उससे सवाल वाव जवाब करने शुरू कर दिए। भाई इसको बैठाओ, खाने पीने का पूछो, फिर सुकून से बैठकर बात कर लेना। डाइनिंग टेबल की जानिब बढ़ते हुए मीर शाहनवाज ने शाइस्तगी से कहा। हाँ आओ बेटा बैठो, तुम्हारी पसंद का खाना बनवाया है मैंने। पता था कि आज मेरा बेटा आ रहा है। यू आर स्वीट परीशियस क्यूट लॉन्ग कैरनक। अच्छा बस करो, इतनी भी तारीफें मत करो, मीर शाह ने टोका। क्यों ना करूं बाबा, आखिर मेरी मामा हैं ही इतनी क्यूट, इतनी प्यारी। उसने माँ को साइड से गले लगाया। अच्छा बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले आओ बैठो खाना खाओ। जी मामा। वो चेयर खिसका कर बैठ गया तो माहीन बेगम ने आगे बढ़कर सालन इसकी प्लेट में डाला। हाँ तो अब बताओ बेटा, क्या कह रहे थे तुम? कहाँ जाना है? मीर शाह ने खामोशी तोड़ी। बाबा वो एक्चुअली हम सब दोस्तों ने मिलकर शुमाली इलाकों की जानिब कोई ट्रिप प्लान किया है, बस वहीं जाना है। अच्छा, और पूरा महीना रह कर आओगे? माहीन बेगम ने झट से पूछा। हो सकता है। चलो ठीक है बेटा, तुम जहाँ भी जाओ अल्लाह तुम्हें अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मीर शाह ने दुआ दी। आमीन। हाँ बस यही उम्र है, एंजॉय कर लो कुछ ऐसा, और फिर मैंने अपनी बहू ले आनी है। मामा मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। जब तक मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता और कोई बेहतरीन मकाम हासिल नहीं कर लेता, तब तक तो मैं शादी तो क्या मंगनी कभी नहीं सोच सकता। माहीन बेगम ने भंगवी सकीरें और मीर शाह मुस्कुरा दिए। आरजू अंदर आकर चाय पी लो बेटा। मिसेस रयान मुल्क ने उसे बाहर लॉन में खड़ा देखकर आवाज दी। जी मम्मी आती हूँ। तेजी से कदम दौड़ाती हुई वो मिसेस रयान के कमरे में पहुंची। ये लो तुम्हारी चाय। चाय का कप इसकी जानिब बढ़ाकर वो सोफे पर बैठकर खुद सीप लेने लगी। मम्मी अगर आप बुरा ना माने तो एक बात की इजाजत चाहिए थी मुझे आपसे। कप उनके हाथ से पकड़कर उसने साइड टेबल पर रखा और खुद उनके साथ सोफे पर विराजमान हो गई। हाँ हाँ बोलो मम्मी। वो दरअसल मैं और मेरे बाकी के दोस्त हम सब एक साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं। हाँ तो चली जाओ, इसमें क्या मसला है? नहीं मम्मी, हमें तकरीबन 1 महीना लगेगा, इसलिए आपसे इजाज़त मांग रही हूँ। 1 महीना? वो चौंक कर बोली। जी, लेकिन ऐसी कौन सी जगह पर जा रही हो तुम, जहाँ तुम्हें 1 महीना लग जाएगा? मम्मी हम सब थोड़ा एंजॉय करना चाहते हैं, कुछ ज़्यादा लंबे अरसे के लिए। और वैसे भी ये हमारा आखिरी सेमेस्टर है, फिर हमारी प्रैक्टिकल लाइफ शुरू हो जाएगी। कहाँ मिलेगी फिर दोबारा ये मौज मस्ती भरी जिंदगी? हाँ बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर इतना अरसा मैं पीछे किया करूंगी अकेली? क्यों, जब मैं हॉस्टल जाती हूँ और पूरे 1 वीक बाद वापस आती हूँ तब भी तो आप रहती हैं ना पीछे से। तो फिर अब भी रह लीजिएगा। सिर्फ 1 महीने की तो बात है मम्मी, प्लीज़ परमिशन दे दें। प्लीज़ प्लीज़। वो माँ को गले से लगा मनाने लगी। ओके फाइन, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम हर रोज़ मुझसे फ़ोन पर बात किया करोगी। ओके डन, ठीक है फिर चली जाओ। थैंक यू मम्मी, लो यू सो मच। मिसेस रयान ने उसे गले से लगाते हुए प्यार किया। अगला दिन इतवार का था जो कि सबका ही बहुत मसरूफ गुजरा। सोमवार को क्लास ख़त्म होने के बाद वो फिर से कैफेटेरिया में आ बैठे। हाँ तो बताओ दोस्तों, क्या फैसला किया तुम सबने? इतवार का दिन भी था बीच में सोचने के लिए। कौन कौन जाएगा फिर मेरे साथ? हाथ रखो। हादी अपना हाथ मेज के वस्त में रखते हुए गोया हुआ। मैं जाऊंगा। जनीर ने अपना हाथ इसके हाथ पर रखा। मैं भी। अगली बाजी आरजू ने ली। मियां लसू। हया बोली। हाँ ठीक है, मैं भी चलूंगी। कुछ देर सोचते हुए महक ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया। अब सबकी नजरें सुहेल के उतरे हुए चेहरे पर थीं। क्या यार, अब तुम सब लोग जा रहे हो तो मैं अकेला यहाँ किया करूंगा? मरेंगे तो साथ मरेंगे और जेंगे तो भी साथ ही जेंगे। सुहेल ने भी जोर से अपना हाथ उन सबके हाथों पर रखा।
गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू टू ऑल, आई एम प्राउड ऑफ यू टू ऑल। हादी मुस्कुराया। पूरा हफ्ता प्लान्स करने के बाद अगले सोमवार को वो सब अपनी मंजिल की जानिब निकल खड़े हुए। सियाह रंग की टोयोटा लैंड क्रूजर में ड्राइविंग सीट पर हादी ने स्टीयरिंग संभाला। इसके साथ वाली सीट पर आरजू, पिछली 3 सीटों पर महक और हया और सबसे आखिर वाली सीटों पर सुहेल और जनीर बैठकर कराची के सफ़र पर गामजन हो गए। रास्ते में जाते वक्त इन्होंने खूब हंसी मजाक किए और गाने भी गाए। लाहौर से कराची का सफ़र तय करते वक्त वो काफ़ी थक गए थे और रात को वहाँ के मशहूर लग्जरी होटल एक्सेलसियोर में दो लोगों के अलग कमरे बुक करवा कर क़याम किया। इससे अगली सुबह सब ने नाश्ता करने के फ़ौरन बाद अपना सामान समेटा और साहिल समंदर पर जा पहुँचे। गैर कानूनी तरीके से इन्होंने जनूबी अमेरिका के लिए एक बहरी जहाज़ बुक करवाया। इस जहाज़ में उनके अलावा और भी बहुत से लोग थे जो इलीगल तरीके से बैरून मुल्क ब्राज़ील, कोलंबिया और पेरू जा रहे थे। मुसलसल दिन रात सफ़र करने के बाद बिलाखिर वो ब्राज़ील पहुंचे और अगले ही रोज़ अमेज़न की जानिब रवाना हुए। जंगल के शुरू होने से तकरीबन 10 किलोमीटर पहले ही ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। हाई वाई यू स्टॉप दी कार? हादी ने ड्राइव से पूछा। एम सॉरी सर, आई कैन गो नो फर्दर, देयर इज डेंजर हेड। ओके फाइन, चलो दोस्तों सब नीचे उतरो। सर, यस, हादी ने जवाब दिया। आई एडवाइस यू टू गो नो फर्दर, बट वाई? बिकॉज यू कैन नेवर कम बैक लाओ अगेन, बिकॉज यू कैन नेवर कम बैक लाइव अगेन। थैंकस। सब ने अपने बैग निकाले और पैदल चलना शुरू कर दिया। जंगल में दाखिल होकर इन्होंने झाड़ियों से अंदर झांका तो कुछ बुलडोजर समेत आर्मी के चंद लोग दरख्त काटने में मसरूफ थे। सब लोग अपने मोबाइल की कैमराज ऑन करो। हादी का इशारा करते ही सबने अपनी जेबों से मोबाइल निकाला। ये लो पहले सब ये यूनिफॉर्म पहन लो ताकि इन्हें पता ना चले कि हम बाहर से आए हैं। हादी ने यूनिफॉर्म से भरा बैग आगे बढ़ाया। तो क्या अब हम यहाँ पर चेंज करेंगे? आरजू ने चौंक कर पूछा। नहीं मैडम, जसट ऊपर से पहननी है। ओह, सबने सियाह रंग की यूनिफॉर्म पहनी और कैप लेकर देरे देरे चलते हुए उनके साथ हो लिए। ये लो सब जल्दी से अपनी अपनी चैन पकड़ो, बांधो और ये साथ अपने मखूटे पहनो, जल्दी करो। हादी सामान पकड़ा कर चला गया और सबने एक एक दरख्त के साथ जाकर खुद को जंजीर से बांधा, फिर लॉक लगाकर ऊंची आवाज में सदाएं लगाने लगे। ये दरख्त हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, इन्हें मत काटो, छोड़ दो, अगर ये ख़त्म हो गए तो हम इंसानों के लिए ज़िंदा रहना भी मुहाल हो जाएगा। ये सब गैर कानूनी है। These trees are very important for us, don't cut them down, if they are gone, it will be impossible for us humans to survive, so this is all illegal. हाय दोस्तों, मेरा लॉक नहीं लग रहा, कोई सुन रहा है मुझे? मेरी मदद करो प्लीज़, आरजू चीख कर बोली, मगर काफ़ी ज़्यादा शोर की वजह से इसकी आवाज़ किसी तक नहीं पहुंच पा रही थी। अमेरिकन फौजियों ने आगे बढ़कर उनके लॉक चेक किए और जिसका लॉक बंद था उसे छोड़ते गए। मगर जब आरजू की बारी आई तो उसका ताला खिला हुआ देखकर एक आर्मी मैन ने पिस्तौल इसके सर पर तान ली। नहीं प्लीज मुझे छोड़ दो, वो समाजित करने लगी। हाय स्टॉप, योर वीडियो इज कमिंग ऑन दी इंटरनेट, दी होल वर्ल्ड इज वॉचिंग यू टेक दी लाइफ ऑफ एन इनोसेंट गर्ल। दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट ह्यूमैनिटी, हाउ कैन यू टेक दी लाइफ ऑफ एन इनोसेंट पर्सन। तुम सबकी वीडियो इंटरनेट पर आ रही है, पूरी दुनिया तुम्हें एक मासूम लड़की की जान लेते हुए देख रही है। ये गलत है, ये इंसानियत नहीं है। तुम एक मासूम की जान कैसे ले सकते हो? हादी ने सदा लगाई। उसी वक्त इस आदमी को किसी बड़े अफसर की कॉल मौसूल हुई और उसने फ़ोन सुनते ही पिस्तौल हटा ली। फिर उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया और एक हेलीकॉप्टर मंगवाकर इसमें बिठाकर हथकड़ियां खोल दी। जैसे ही हेलीकॉप्टर हवा में बुलंद हुआ तो सबने जोर से कक़हे लगाए। बाल बाल बचे आज, जनीर ने ठंडी आह भरी। हाँ, मुझे तो लगा था कि वो लोग हमें गिरफ्तार कर लेंगे और फिर कभी नहीं छोड़ेंगे। महक बोली, मुझे भी लगा था कि सारी जिंदगी अब जेल की हुआ खानी पड़ेगी। सुहेल ने भी मदाखलत चाही, और मुझे तो लगता था कि मेरी जिंदगी का बस आखिरी लम्हा चल रहा है। इधर गोली चली और उधर में सीधी ऊपर। आरजू ने हंसकर कहा, अरे यार, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ कि तुमसे हमारी इतनी जल्दी जान छूट जाए। हादी ने कहते हुए मुंह सीधा किया, बिल्कुल, और तुम्हारी जान इतनी जल्दी छोड़ूंगी भी नहीं, सारा खून पी के मरूंगी तुम्हारा। आरजू ने भी तोप चला दी। हा 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 यार, तुम दोनों भी ना। जनीर हंसा तो सबने कहकहा लगाया। तभी अचानक हेलीकॉप्टर लड़खड़ाने लगा। अलिफ बे ये क्या हो रहा है? सुहेल हड़बड़ा, लगता है हेलीकॉप्टर के पिछले हिस्सा में आग लग गई है। हादी ने शीशे से पीछे झांका। ओ खुदाया, इसका मतलब अब हम सब गए। हया चीखी, सब सीट बेल्ट बांधो जल्दी।
हादी ने बुलंद आवाज से कहा। जहाज हिचकोले खाता हुआ दरख्तों को चीरकर जंगल में जा गिरा। इसका पिछला हिस्सा बिल्कुल तबाह हो चुका था। आरजू होश में आते ही खुद को देखने लगी। उसका बाजू जख्मी हो चुका था। फिर घसीटती हुई महक के पास पहुंची, जो सीट पर बेहोश पड़ी थी और इसके सर में से खून बह रहा था। महक, महक, महक उठो, उठो यार, आंखें खोलो। इसने इसके गाल पर थपथपाया। हम इसने आंखें खोलें, तुम ठीक हो? हाँ, हादी। फिर वो हादी के पास पहुंचकर उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर काफी देर तक इसे तकती रही। ये लो, पानी के छींटे मारो इस पर। महक ने बैग से बोतल निकाल कर उसे थमा दी। मुंह पर छींटे पड़ते ही वो फौरन होश में आ गया। इसे भी थोड़ी बहुत चोटें आई थीं। थोड़ी ही देर में सब होश में आ चुके थे। सब लड़खड़ाते हुए हेलीकॉप्टर से बाहर आए और पायलट को देखा जा सके, जिसमें किसी दरख्त की टहनी पेवस्त थी और वो मर चुका था। यार, ये हम लोग कहाँ पर हैं? हया इधर उधर नजर दौड़ाने लगी तो हर तरफ जंगल था। पता नहीं, जनीर बोला। यहाँ पर तो नेटवर्क भी नहीं चल रहा। महक ने अपना मोबाइल ऊपर किया। मुझे लगता है हम सब लोग कहीं बुरी तरह फंस चुके हैं। सुहेल ने अपना खदशा जाहिर किया। सही कह रहे हो, और किसी को हमारे एयर क्रैश के बारे में भी नहीं पता होगा। तो मुझे